स्वागत है आपका। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साक्षी जादौन। दिल्ली में बीजेपी ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। बैठक के पहले दिन आर्थिक आधार पर आरक्षण, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम समेत 9 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। तो वहीं कार्यकारिणी के आखिरी दिन पार्टी ने बड़ा फैसला लेते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक्सटेंशन पर मुहर लगा दी और जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा दिया गया। नड्डा का मौजूदा कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म हो रहा था। अब वो लोकसभा चुनाव तक पार्टी की कमान संभालेंगे। जेपी नड्डा को एक्सटेंशन देने का ऐलान गृह मंत्री अमित शाह ने किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन भाषण में बीजेपी कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि वो बेवजह बयानबाजी से बचे। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी मुस्लिमों के बीच जाए और प्रोफेशनल मुस्लिमों तक अपनी बात ठीक से पहुंचाए। इसके अलावा बीजेपी के लोग मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयान ना दे। बड़ा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह का बयान क्यों देना पड़ा और क्या उनके इन बयानों के बाद मुसलमानों के प्रति भाजपा नेताओं के नफरती बयानों में कमी आएगी। तो पीएम मोदी ने जिस तरीके से पार्टी के तमाम नेताओं को नसीहत दी है, क्योंकि बीजेपी की 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक ये चल रही थी जिसका कल ही समापन हुआ था और कल हुए समापन में कई सारी जो बड़ी बातें हैं वो निकलकर सामने आई थी, जैसे कि जेपी नड्डा को एक्सटेंशन देना 1 साल के लिए। वो अब जून 2024 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। इसके अलावा बड़ी बात जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेताओं को नसीहत दी है कि वो फिल्मों पर भी बयानबाजी ना करे और मुसलमानों पर भी बेवजह बयानबाजी करने से बचे और साथ ही साथ वो प्रोफेशनल मुसलमानों के बीच में जाए और वहां पर पहुंचकर पार्टी के बारे में बताएं। और तमाम अनेकों बातें जो है वो पीएम मोदी ने कही थी। पीएम मोदी ने कहा था ये भी कि भारत का सबसे अच्छा युग आ रहा है, हमें इसके विकास के लिए खुद को समर्पित करना चाहिए और यह भारत के लिए सबसे अच्छा समय है और हमें देश के विकास में योगदान के लिए कड़ी मेहनत भी करनी होगी। साथ ही साथ पीएम ने कार्यकर्ताओं को लोकसभा को देखते हुए कुछ जीत के मंत्र भी दिए हैं। इनमें सभी धर्मों और जातियों को साथ लेकर चलने के अलावा कार्यकर्ताओं से यूनिवर्सिटी और चर्च जाने के लिए भी कहा गया है। पीएम ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के वादे को याद दिलाते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं को सभी भाषाओं और संस्कृतियों का भी सम्मान करना होगा। पीएम मोदी ने भाजपा नेताओं को नसीहत भी क्योंकि दी है, कहा कि मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी आप ना करें और कई के बयान क्योंकि अमर्यादित भी होते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी जाति संप्रदाय के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए। ये भी पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया है अपनी बात से। साथ ही प्रधानमंत्री ने अपील भी की है कार्यकर्ताओं से कि उन्हें पासमानदा मुस्लिमों और बोहरा समुदाय से मिलना चाहिए। इसके अलावा उन्हें पढ़े लिखे और प्रोफेशनल मुस्लिमों से भी बात करनी चाहिए। इसके बदले उनसे वोट की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। ये भी पीएम मोदी ने अपनी मंशा जो है वो भी साफ कर दी है। प्रधानमंत्री ने चुनाव को लेकर यह भी कहा कि हमें सक्रिय रहना है और आत्ममुग्ध नहीं होना है। कोई यह नहीं समझे कि मोदी आएगा और जीत दिला देगा। हमें इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा। पीएम ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ का उदाहरण देते हुए कहा कि पिछली बार हम आत्मविश्वास के कारण हार गए थे, इस बार हमें इससे बचना होगा, लोगों के बीच रहना होगा और मिलकर मेहनत करनी होगी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मंशा भी, पार्टी की मंशा भी साफ तरीके से कल बताई है और कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से नसीहत दी है ये क्यों देनी पड़ी है, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, अलग अलग पार्टियों के, बीजेपी के भी होंगे, कांग्रेस पार्टी के भी प्रवक्ता होंगे, समाजवादी पार्टी के भी होंगे और एक राजनीतिक विश्लेषक भी होंगे, जिनसे हम समझेंगे प्रधानमंत्री के इस संबोधन की जो अंदर की बात है, पीएम मोदी की जिस तरीके से नसीहत है उसके पीछे की मंशा क्या कुछ रही है वो भी हम समझेंगे। इसके अलावा जिस तरीके से प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि मुस्लिम समुदाय के बोहरा, पसमानदा और पढ़े लिखे लोगों तक हमें सरकार की नीतियां लेकर जानी है, हमें समाज के सभी अंगों से जुड़ना है और उसे अपने साथ जोड़ना है, ऐसा क्यों कहना पड़ा है।
बीजेपी जिस तरीके से अब लगातार आगे उठ रही है, क्या बीजेपी को ये चीज लगती है कि उनको अब हिंदुत्व के अलावा मुस्लिम वोटों की जरूरत भी है? इसके पीछे का कारण क्या है, समीकरण क्या कुछ बीजेपी समझ रही है जिसके चलते प्रधानमंत्री ने ये कहा, ये भी हम समझेंगे। और खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी का कहना कि आप जाएं अलग अलग मुस्लिमों के पास, समाजों में इनके, और उनसे बात करें, और केवल वोट बैंक के लिए ना करें बल्कि समाज को बढ़ावा मिले, समाज का विकास हो, इसके लिए आप करें। इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है, ये भी हम समझेंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम अनेकों बातें कही हैं, वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अहम है और इस पर लगातार चर्चाएं भी की जा रही हैं, क्योंकि पीएम मोदी का ये जीत का मंत्र जो कि दिया गया है वो काफ़ी ज़्यादा अहम है। कल ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आखिरी दिन था और उसी वक्त प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं से बात की है और चुनाव का जो रोड मैप है बीजेपी का, वो रोड मैप बताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यानी कि उसी रोड मैप के साथ पार्टी अब आगे बढ़ेगी और उसी राह पर तमाम जो कार्यकर्ता है, नेता या मंत्री भी हैं, उनको आगे बढ़ना होगा। क्योंकि देखिए जिस तरीके से चाहे हम फिल्मों को ले लें, फिल्मों को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, उसको भी पीएम मोदी ने कल अपनी बात में रखा। पीएम मोदी ने कहा कि फिल्मों पर बिना वजह के बेवजह बयानबाजी क्यों करनी है, ये भी पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा था। स्पष्ट हो चुका है प्रधानमंत्री मोदी की बात से कि वो चाहते हैं कि जो 2024 के चुनाव है वो सब एक साथ आकर लड़े, हर समाज को एक करना प्रधानमंत्री की मंशा जो है वो लग रही है। और इसी वजह से पीएम मोदी ने कहा है कि हर किसी वर्ग में आप जाइए, सभी के बीच में अपनी पैठ मजबूत कीजिए, क्योंकि इससे जो समाज है उसको आगे लेकर हमको चलना है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। पीएम मोदी ने तमाम जीत के मंत्र तो दिए ही हैं, साथ ही धर्मों को, अलग अलग सभी जातियों को भी एक साथ लेकर चलने के अलावा कार्यकर्ताओं से जिस तरीके से पीएम ने कहा कि वो यूनिवर्सिटीज भी जाए, चर्च भी जाए, ये भी पीएम ने कहा है। श्रेष्ठ भारत, एक भारत के वादे को याद भी दिलाया है। कहा है कि कार्यकर्ताओं को सभी भाषाओं और संस्कृतियों का भी सम्मान करना होगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्योंकि जिस तरीके से नसीहत दी है, खास तौर से अपने कुछ भाजपा नेताओं को, कि मुस्लिम समाज के बारे में आप गलत बयानबाजी ना करें। कई के बयान क्योंकि हम सभी देखते हैं कि विवादित हो जाते हैं और उससे ही बचने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। और खास तौर से किसी भी जाति के लिए, किसी भी संप्रदाय के लिए बयान ना दें, कि किसी की भावनाओं को आहत करना बेवजह में ना करें, ये प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया है। और मंशा साफ है, क्योंकि 2023 में हम सभी जानते हैं कि 9 विधानसभा चुनाव होंगे 9 राज्यों में। इसमें राजस्थान भी है, इसमें मध्य प्रदेश भी है, इसमें छत्तीसगढ़ भी है, पूर्वोत्तर के भी कई सारे राज्य हैं। और ना केवल पूर्वोत्तर और अलग अलग राज्य, बल्कि जम्मू कश्मीर में भी उम्मीद है कि चुनाव होने हैं मई और जून के महीने में। इन ही चुनावों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी का मौजूद होना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में और संबोधित करना, और संबोधन में भी इन तमाम बड़ी बातों को रखना सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं, मंत्रियों के सामने, मुख्यमंत्रियों के सामने, ये अपने आप में एक अलग संदेश जो है वो देता है। देश में प्रधानमंत्री के संदेश के बाद किस तरीके से माहौल बनेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। कि क्या बेहतर तालमेल स्थापित करने की जो कोशिश है पीएम मोदी के संबोधन से जो निकलकर सामने आई है, क्या वो वाकई में स्थापित हो पाएगी, ये अहम रहेगा। साथ ही अपील भी की है पीएम मोदी ने कि जो पासमानदा मुस्लिम हैं और जो बोरा समुदाय है उनसे आप मिलिए। इसके अलावा उन्हें पढ़े लिखे और प्रोफेशनल मुस्लिमों से भी बात करनी चाहिए। इसके बदले उनसे वोट की अपेक्षा भी नहीं की जानी चाहिए, यानी कि केवल समाज के कल्याण के लिए करें, ये पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया है। साथ ही कहा कि हमें सक्रिय रहना है और आत्ममुग्ध नहीं होना है। कोई ये नहीं समझे कि मोदी आएगा और जीत दिला देगा। हमें इसी मानसिकता से बाहर निकलना होगा, क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ का उदाहरण पीएम मोदी ने दिया था। कहा था कि पिछली बार हम आत्मविश्वास के कारण हार गए थे, इस बार हमें इससे बचना होगा। लोगों के बीच में लगातार पैठ अपनी मजबूत करती रहनी होगी और जमकर मेहनत करनी होगी, जिसका नतीजा हमको मिल सके। यानी कि जोश में होश ना खो दें,
बीजेपी के नेता, ये मोटे तौर पर कहा है पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में, क्योंकि कुछ राज्य थे जहां बीजेपी को उम्मीद थी कि अच्छा रिजल्ट रहेगा, लेकिन रिजल्ट उम्मीदों से परे रहा। इसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और क्योंकि गुजरात में जो प्रचंड जीत मिली है, उस जीत के बाद भी आप जोश में तो हैं लेकिन होश ना खोएं, ये भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। तो पीएम मोदी ने अपने संबोधन में अनेकों बड़ी बातें कही हैं, जिस पर आज हमको चर्चा भी करनी है। तमाम अलग अलग मुद्दे हमारे पास होंगे चर्चा करने के लिए, जैसे कि जेपी नड्डा के नाम पर क्यों मुहर लगी, क्या बीजेपी, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान क्या बीजेपी नहीं चाहती संगठन में कोई बदलाव हो, छेड़खानी हो, और इसीलिए क्योंकि जेपी नड्डा का प्रदर्शन भी अच्छा रहा है, इसीलिए उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी ने फैसला किया है कि वो आगे के चुनावों को लड़ेंगे। क्या इस कदम से किस तरह का फायदा होगा, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा पसमानदा समाज, बोहरा समुदाय के लिए जो पीएम मोदी ने अपील की है बीजेपी नेताओं से, इसका कैसा असर पड़ेगा समाज में, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे अलग अलग पार्टी के नेताओं से भी, और विश्लेषण भी करेंगे इसके बारे में। इसके अलावा क्योंकि न केवल पसमानदा मुस्लिम, बल्कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पार्टियों को ही नसीहत दी है कि वो बेवजह बयानबाजी भी ना करे, फिल्मों पर भी अपने बयान ना दें, ये भी पीएम मोदी ने कहा कि सोच समझ कर बोलें आप। तो इसको लेकर भी आज हम बात करने वाले हैं, क्या रोड मैप रहने वाला है बीजेपी का, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे अपनी खास इस चर्चा में। तो देखिए, कल ही यानी कि 17 जनवरी 2023 को ही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। उसी में पीएम मोदी ने तमाम बातें कही हैं। और इससे पहले अगर देखें तो हैदराबाद में बैठक जो है वो हुई थी बीजेपी की कार्यकारिणी की 2022 में, जहां पर भी पीएम मोदी ने खासतौर से पसमानदा मुस्लिमों के लिए स्नेह यात्रा की घोषणा की थी। इस यात्रा का मकसद पसमानदा मुस्लिमों के घर घर पहुंचकर बीजेपी से जुड़ने की पहल करना ही था। और देखिए, पसमानदा मुस्लिमों को लेकर एक हमने झलक देखी भी रामपुर में हुए चुनावों के दौरान भी। रामपुर में जिस तरीके से इसी के बल पर बीजेपी पार्टी को वहां विधानसभा के उपचुनाव में भी और लोकसभा के उपचुनाव में भी जीत मिली है, ये मोटे तौर पर बीजेपी की जीत को बड़े स्तर पर देखा जा रहा है, झुकाव देखा जा रहा है पसमानदा मुस्लिमों का भी। क्या इससे बीजेपी को कॉन्फिडेंस मिल चुका है? और इसी वजह से पीएम मोदी को कहना पड़ा कि आप अलग अलग जो मुस्लिम समाज है वहां पर भी जाइए, खासतौर से बोहरा और पसमानदा प्रोफेशनल मुस्लिमों से भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात करने के लिए कहा है। तो पीएम मोदी के अनेकों बातों में क्या कुछ भीतर की मंशा छिपी हुई है, क्या संदेश छिपा हुआ है, इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान बस अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दोनों ही दिन शामिल हुए थे। 16 तारीख को पहला दिन था और कल क्योंकि आखिरी दिन था बैठक का, और आखिरी दिन ही पीएम मोदी का संबोधन होना भी था। तो संबोधन को लेकर ही क्योंकि लगातार ये सुर्खियां बनी हुई हैं, क्योंकि जो बड़ी बातें पीएम मोदी ने कही हैं उन पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। तो इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ मनोज उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति के मेंबर हैं। बहुत स्वागत है आपका मनोज जी प्राइम न्यूज पर। आवाज मिल रही है आपको मनोज जी? बिल्कुल मिल रही है जी, बताएं। जी मनोज जी, देखिए क्योंकि बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई है वही अब लगातार चर्चा बनी हुई है। पीएम मोदी का संबोधन चर्चा बना हुआ है। जो पीएम मोदी ने बड़ी बातें कही हैं उससे हम क्या समझे, क्या रोड मैप है आगे काम करने का, आगे क्या रहा है 2023 के चुनावों को लेकर भी, 2024 के चुनाव को लेकर भी? देखिए साक्षी, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का ये उनकी यही एक सबसे बड़ी खासियत है कि
इसी नाते देश की जनता उनको बार बार जो है अपना जो है नेता नेतृत्व देने का काम कर रही है। क्योंकि इसके पहले आप देखिए कुछ विपक्ष के लोगों ने कहा कि वो प्रधानमंत्री मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, सारे के वो प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो जिस भी दल का हो। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है बिल्कुल ये नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार का, क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वो संवैधानिक पद होते हैं जिससे पूरे प्रदेश का भरोसा होता है, पूरे प्रदेश के लोग होते हैं। अब रह गई बात, ये कहना मुस्लिम समुदाय के लिए हमारे अभिभावक हैं, प्रधानमंत्री जी पूरे देश के अभिभावक हैं, उन्होंने सिर्फ बीजेपी लिखने हुए, क्योंकि हम उनके परिवार के सबसे क्लोज हैं। कुछ ऐसे हैं जो परिवार से दूर में आलोचना करते हैं, तो इस नाते उन्होंने सबको एक साथ, अपने ऊपर तो डांटा जाता है जो जिससे आदमी प्यार करता है, जिससे करता, तो देश के प्रत्येक नागरिकों से उनका यही अनुरोध था कि कृपया करके आप जिनकी भी जो आप सांप्रदायिक दंगे होते हैं, जिस प्रकार के और भी होते हैं, इसको रोका जाए। भारतीय जनता पार्टी को इसलिए उन्होंने इस नाते कहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अगर जो भी नेता इस तरह से बयान करते हैं उसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती है। आज हम इस तरह से नहीं करते जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने नेताओं का बचाव करते हैं, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी का बचाव करते हैं, जो उनके नेता लग जाते हैं। हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमारे लिए चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, चाहे वो हिंदू समुदाय हो, चाहे जो समुदाय हो, हमारे लिए वो देश का नागरिक है और देश के विकास में उतना सहयोग उसको, उसकी जो हिस्सा है उसको मिलना चाहिए। इस नाते प्रधानमंत्री जी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चली हैं, आप देखिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, हमने कभी डबल चश्मा लगा के नहीं बांटा है। हमने जिसको दिया है, जो उसके पात्र थे उनको मिला है, ना किया तो सरकारें, सरकारें आपने भी देखा होगा, आप लोग कैसे स्तंभ हैं, आपको तो कुछ छिपा नहीं है। इससे पहले आते थे तो लोग कहते थे कि भाई ये तो हमारा इसको मिलेगा, वो तो दूसरे का इसको मिलेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि अगर हमारी सोच ऐसी होगी तो हमारे आने वाले जो नौजवान हैं उनके अंदर ये मानसिकता भर जाती है और वो जो है अच्छा चुनाव नहीं करते हैं। इस नाते प्रधानमंत्री जी ने इस बात के लिए काफी सराहनीय बात है ये, और ये सोचने वाली बात है। इस नाते देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है एक अवतार के रूप में आप देखिए किस प्रकार से उन्होंने सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए, चाहे वो देश विदेश की हो, चाहे जिसको जो देश की सीमाओं को जो है मजबूत करने का काम, सैनिकों को मजबूत करने का काम और देश के हर अंतिम व्यक्ति को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री जी जो संघर्ष किया है और जो बीड़ा उठाया है, इसको पूरा करने के लिए एक एक कदम हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अंतिम व्यक्ति तक जाता है और प्रधानमंत्री जी की हर योजनाओं को, हर इच्छाओं को उन जनता तक हम लोग मन की बात के माध्यम से भी उनसे बात करवाते हैं, जिससे कि जनता ये समझे कि कौन नेता किसका। हम ऐसा नहीं करेंगे कि अगले साल तो शफीकुर रहमान बोल दिए तो हमको कहेंगे कि पत्रकार ने उनके मुंह से निकलवा लिया। हमारे जो नेता है अगर गलत है तो हमारा चाहे कोई हो, गलत तो गलत होता है। ये चीज प्रधानमंत्री जी की आपको भी, और चूंकि वो अधिवेशन कार्यकारिणी की बैठक थी, कई नेता उसमें शामिल हुए थे, उनको भी इस बात को जानना चाहिए कि अगर वो बाहर जाएं तो अपने छोटे कार्यकर्ताओं को, अपने छोटे भाई की तरह उनको इस तरह की शिक्षा दें जिससे कि वो कभी गलत काम और गलत बयानबाजी ना करें। इसके लिए हम लोग भी उनका पहले से हम उनको मानते हैं अपने अभिभावक, और उनकी बात को हम लोग मानेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मनोज जी, क्योंकि हिंदुत्व के नाम पर सबसे बड़ी जीत कह सकते हैं कि बीजेपी को लगातार मिलती हुई आई है। 2014 से ये सिलसिला लगातार जारी है, जो हिंदुत्व की कहते हैं कि लगातार बीजेपी का मेन फैक्टर रहा है। लेकिन फिर भी अब बीजेपी को क्यों चाहिए मुस्लिम वोट, इसको मैं समझना चाहती हूँ आपके माध्यम से। नहीं देखिए साक्षी, ये तो खाली एक अफवाह है कि हम लोग हिंदू 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 करते हैं। कारण है कि जब हम प्रधानमंत्री जी, इससे पहले भी हमने सरकार में आए थे, तब भी हमने आपने कहा अटल बिहारी वाजपेयी जी को लीजिए, हज यात्रियों के लिए 1 लाख का बीमा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। कोई सरकार बता दे कि आई थी कोई कि चारों धाम जाएंगे, कोई अदर सरकार की उनको आप बीमा करेंगे? नहीं ऐसा हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खाली लोग हल्ला जरूर करते हैं। हम हिंदू, बिल्कुल सही है कि हम हिंदुओं के साथ भी हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे नागरिक इससे भी पहले आप देखिए हमारे चाहे जो है एक एक नेता का बयान आप देखिए, इससे पहले आप अटल जी को लेकर आइए आगे तक आप देखिए, हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि हमारी जो योजनाएं हैं खाली हिंदुओं को मिलेंगी, हमने कभी ऐसा नहीं कहा जो योजना है खाली मुसलमानों को मिलेगी। हमने देश के हित को, देश को मजबूत करना है,
तो सारे दलों को लेकर, सारे धर्मों को लेकर हम चलने का काम करते हैं, क्योंकि हमारा भी मानना है। हाँ, कब हम बोलना है तो दिवस होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, जब लोग किसी के साथ अन्याय, जिस प्रकार से अब तक की कांग्रेस की सरकार रही, यहाँ जो है मुलायम सिंह जी रहे, अब अयोध्या में राम कारसेवकों को गोलियां चलवाए, ये कहीं ना कहीं गलत है। इनके साथ, इस प्रश्न के साथ, ये अगर मान लिया, आप अखिलेश जी देखिए पिछले चुनाव में जो है बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कहा कि हम तो परशुराम जी की मूर्ति बनवाएंगे। उन्होंने इस काम को, ये हो सकता है कि आप हिंदुओं को, जो ब्राह्मणों को या हिंदुओं को आप अपने तरफ लाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमने तो जो योजना दिया, एक जगह है, आप बता दीजिए साहब, या जो भी आपके प्राइम मिनिस्टर बैठों की ये बता दें कि हमने उसको, मुसलमान उस पात्र था, हमने उसको नहीं दिया। हमने एक मंत्री भी मुसलमान का, जो अब संसद प्रकोष्ठ हमारा होता है, पूरा प्रकोष्ठ हम लोग चलाने का काम करते हैं। इसके साथ साथ आप अब संसद विभाग भी देखिए चल रहा है, तो कहीं हमारा ऐसा नहीं कि उनके हक को हम मारने का काम करते हैं। अब ये अलग बात है कि लोग क्या शोर मचाते हैं, लोगों की मानसिकता क्या है, लेकिन अगर ऐसा होता तो हम आजमगढ़ हो, रामपुर हो, या जहाँ कहीं भी हो, हमने ट्रिपल तलाक से महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने, चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जिस दल के साथ रहे, ये लोग हमारा शोषण करते हैं। तो आज वही मुस्लिम देखिए, आज आजमगढ़ हो, रामपुर हो, ऐसे चुनाव में, और इसके पहले बिना इनके सहयोग के हम सरकार थोड़ी बनती है, एक साथ से किसी की सरकार थोड़ी ना बनती है। ठीक है मनोज जी, मैं आपकी इसी बात का जवाब भी लूंगी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के साथ, जो कि जुड़ चुके हैं हमारे साथ। भुवन जोशी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। बहुत स्वागत है आपका भुवन जी। साथ ही हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस भी हैं, संदीप त्रिपाठी जी। बहुत स्वागत है आपका संदीप जी प्राइम न्यूज पर। साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं संजय राणा जी। बहुत स्वागत है आपका संजय जी प्राइम न्यूज पर। भुवन जोशी जी, आप लगातार सुन रहे होंगे मनोज उपाध्याय जी को, उनकी बात का जवाब भी दीजिएगा। इसके अलावा जिस तरीके से अब बीजेपी ने, देखिए क्योंकि एक साल पूरा बचा हुआ है मोटे तौर पर, अब 2024 में लोकसभा चुनाव में, उससे पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से जो संदेश दिया है देश में प्रधानमंत्री मोदी ने, किया बिना वोट की उम्मीद के मुस्लिमों से मिले, इस पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है और आपकी क्या तैयारी है? देखिए, एक बहुत आम सी कहावत है हमारे आपके गांव में कि हाथी के दांत दिखाने के और वैसे अलग होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मुस्लिम प्रेम है, वो जो विधानसभा उपचुनाव में जागा है, अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी लोगों ने देखा कैसे इनके मुख्यमंत्री योगी जी लगातार वहां पर 80-20 की बात कह के देश को धर्म, जाति और वर्ग के आधार पर बांटने का प्रयास करते हुए पूरे चुनाव में दिखाई दिए। निश्चित तौर पे इनका हिडन एजेंडा रहता है, और इनको लगातार आज जो इन्होंने लगातार जो इनकी नीति है, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, इस पॉलिसी पे भारतीय जनता पार्टी करती है। किसी को धर्म के आधार पे, किसी को जाति के आधार पे, किसी को वर्ग के आधार पर। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं मैनपुरी को कि मैनपुरी का जो मॉडल है उसने भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया, और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो मैनपुरी का जो मॉडल है वही 2024 की दिशा और दशा तय करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ मैनपुरी का मॉडल क्या है। मैनपुरी का मॉडल है सौहार्द का। मैनपुरी का जो मॉडल है वो है गंगा जमुना तहजीब का। मैनपुरी का जो मॉडल है वो विकास का मॉडल है, और मैनपुरी का जो मॉडल है वो भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति के अंत का मॉडल है। निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में मैनपुरी मॉडल से पूरे देश में इनका जवाब देने का काम करेगी। और हम कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी लगातार, आप चाहे मुस्लिमों को देख लीजिए, पसमानदा समाज को खड़ा करा, लेकिन निश्चित तौर पे वो वोट में पड़ने नहीं हो पाया। मैनपुरी का चुनाव, खतौनी का चुनाव और रामपुर के चुनाव को भी बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ आपके चैनल में, हम लोग भारतीय जनता पार्टी से नहीं हारे, हम वहाँ के शासन प्रशासन से हारे हैं, क्योंकि वहाँ पर आज तक आजाद भारत का सबसे कम वोट परसेंटेज अगर कभी हुआ, रामपुर में हुआ। जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि वहाँ पर लोगों को निकालने का काम करें वोट के लिए, उन्होंने वोट ना डालने का काम किया, लोगों को वोट घर से नहीं निकलने दिया। निश्चित तौर पे वहां पर भी अप्रत्यक्ष रूप से हमारी जीत हुई है, हमारी विचारधारा की जीत हुई है। और हम लोग लगातार निरंतर माननीय अखिलेश यादव जी हर जिले में अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का काम कर रहे हैं, और हमारा जो कोई भी युद्ध होता है
कोई भी चुनाव होता है उसमें जो कार्यकर्ता और नेता होता है उसका मनोबल अगर बड़ा होता है तो निश्चित तौर पे वो चुनाव बहुत अच्छे से जीत जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में टूटे हुए मनोबल के साथ जारी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको दिखा दिया है, खतौली के उपचुनाव ने, मैनपुरी के उपचुनाव ने, कि इनकी नीति और नीयत दोनों ठीक नहीं है। और मैं इस विषय में ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता कि इनके यहाँ कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष दोबारा बना है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर हम अभी चुनाव के परिणाम को देखते हैं तो मुझे इतना जरूर, एक राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी होने के कारण इतना जरूर ज्ञान है कि हिमाचल में अपने गृह प्रदेश में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बुरी तरह से हार गए हैं। मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, हम किसी के संगठन में वो नहीं हो सकते, कभी इंटरफेयर नहीं करते, समाजवादी पार्टी की सोच नहीं है। क्योंकि आपने प्रश्न किया है तो मुझे जवाब देना है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो हिमाचल में किस परफॉर्मेंस देकर फिर दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, ये इन लोगों को तय करना है, ये हमारा विषय नहीं है। मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता आज पूरे उत्साह से लबोलब है और माननीय अखिलेश यादव जी के युवा नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ने का काम करेगा। निश्चित तौर पे 2022 में हमने जनता ने सबक सिखाया इनको, और 2024 के लोकसभा चुनाव में आप देखिएगा कि हम लोग नया इतिहास रचने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, आपने बीजेपी प्रवक्ता को भी सुना है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी सुना है। कांग्रेस पार्टी देखिए अब फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा देश के अलग अलग राज्यों से निकाल कर लेकर जा रही है और इसका समापन होगा जल्द ही जम्मू कश्मीर में। भारत जोड़ो यात्रा से कोशिश है तो कांग्रेस पार्टी की एक बार वापस अपनी जो एक मजबूती थी उसको कायम किया जाए, लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है और तैयारी का जो असर है वो मोटे तौर पर कल दिखाई दिया, पीएम मोदी के संबोधन से जो बातें निकलकर सामने आई हैं उस पर कांग्रेस का रिएक्शन क्या है? सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा का ही ये खौफ है कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वह मोदी जी हो या कोई छोटभरिया नेता हो, आज उसको जो है हर समुदाय बड़ा अच्छा लगने लगा है। ये वही लोग है जो कहा करते थे कि जो है मुस्लिमों को निकाल दीजिए देश से, मुस्लिमों के बारे में बहुत सारी बातें करते थे, हिंदू मुस्लिम। अब इनको समझ में आ रहा है। दूसरी बात आप समझिए कि जब ठगवारे होते हैं ये एक जगह ठगी कर लेते हैं तो दूसरी जगह ठगी करने के लिए जब उन्हें जाना होता है तो पहले वाले गाँव में ठगी किए होते हैं गाँव से नहीं जाते, इसे पकड़ लिए जाएंगे। इन्होंने हिंदुओं को तो ठग लिया है पूरी तरीके से, गरीब हिंदुओं को ठग लिया और इनको ठगना किसको है? मुस्लिमों को, अल्पसंख्यकों को। अब ये वहां पर ठगने का प्रयास कर रहे हैं और एक नया नाम दिया इन्होंने, पसमानदा समाज, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी के 90% लोग आते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है साक्षी जी कि गुड़ खाए गुलगुला की क्रिया, यानी गुड़ खाना है और गुलगुले से आप परहेज करिए, तो ये बड़ी दयनीय बात है। तो ये बात भाजपा की है। आप जो है एक तरफ जो है मुस्लिमों से हिंदुत्व के नाम पर जो हिंदुत्व की परिभाषा आप देते वहाँ पर मुस्लिमों का कोई स्थान ही नहीं होता। बहरहाल वो आपको उसमें भी दिखता है आपने कितने मुस्लिमों को टिकट दिया। अभी गुजरात में चुनाव हुआ, एक भी मुस्लिम को आपने टिकट नहीं दिया। आप जो है एक कह रहे तो हमने एक मंत्री बना दिया। अरे भाई 20% के लगभग आबादी है, आप कह रहे हैं एक मंत्री बना दिया, एहसान कर दिया। ये बिल्कुल एहसान नहीं है। और जिस तरीके से अभी बात कर रहे हैं कि हम जो है पहुंचना चाहते हैं गरीबों तक, देखिए आज देश की दयनीय स्थिति किसी बात से पता चलती है कि 130 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों को सरकार को राशन देना पड़ रहा है। राशन उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो अपना जीवन यापन करने में स्वयं सक्षम न हो, अभी कमजोर व्यक्ति हो। तो सरकार ये मानती है कि 130 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग अक्षम हो गए, तो ये तो गरीबी आपने बढ़ा दी। क्या आप 5 किलो गेहूँ वहाँ 1 किलो दाल अगर आप देते हैं तो क्या यही आपका डेवलपमेंट हो जाएगा? क्या आप बेटे के लिए सिर्फ 5 किलो गेहूँ ये आपकी जगह सब कुछ रह गया है? अरे कहाँ लोग पहुँच रहे थे चांद तक, कहाँ पहुँच रहे थे मंदिर तक, कहाँ लोग तो 290 रुपये हो रहा था, आपने ढकेल कर कुछ ढकेल दिया और लगातार आपकी नीतियाँ रखते आ रही है। और आप कह रहे हैं राम राज ला रहे,
ये रामराज देश को नहीं चाहिए। रामराज वो चाहिए जहाँ महंगाई कम हो, जहाँ पर लोगों में सौहार्द हो, जहाँ पर जो है बेरोजगारी ना हो, सबको काम हो, ऐसे रामराज चाहिए। ऐसे रामराज नहीं चाहिए जहाँ राम जी की तरफ से जो है भीख में लोगों को 5 किलो राशन मिलता रहे। राम जी ने कभी ये नहीं कहा था। राम जी ने स्वावलंबी बनने के लिए कहा था, और आप कैसे राम के नाम पर ढोंग कर रहे हैं। तो ये समझना, ये जो है हिंदू भाइयों को समझ में आ गया है। अब ये मुस्लिमों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। अब बात अभी कर रहे हैं कि जैसे अभी उन्होंने एक बात और कही, हमारे साथी जी भाजपा के जो हमारे साथी है, हमसे भाजपा वाले की दयनीय स्थिति अभी जो इनकी जो है बैठक चल रही थी, उसमें जेपी नड्डा जी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो हमने तो ये सुना कि जो है भाजपा पार्टी जैसे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उसी तरीके से जो है चुनाव चलाने जा रही है। अब सही है कि झूठ है, ये तो मनोज जी बताएंगे, लेकिन ये अगर जो है कांग्रेस में चुनाव हो सकता है, एक तरफ आप कहते हैं कि लोकतंत्र नहीं है, क्या है परिवार, हमने अगर चुनाव मनोज जी जैसे लोगों की आवाज से अध्यक्ष चुना, तो क्या मनोज जी की आवाज भाजपा के अंदर चुनाव नहीं देनी चाहिए? क्या उनके रूपों से भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना जाना चाहिए? ये आवाज जो है कांग्रेस की तरफ से न उठाए, उसके बाद भाजपा के कई लोगों ने कहा ये भाजपा अपनाने जा रही है। अपनाती है या नहीं अपनाती है, ये उसकी मर्जी है। बिल्कुल, देखिए संदीप जी, वो तो उन्होंने उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उनको एक बार वापस नियुक्ति दी है, हालांकि इस पर हम जवाब लेंगे मनोज जी से। फिलहाल संजय राणा जी, मैं आपका रुख करती हूँ। देखिए, जिस तरीके से आपने तीनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं को सुना है, उसको लेकर भी आप जवाब दीजिएगा। पीएम मोदी का जो संबोधन रहा कल, पीएम मोदी के संबोधन में जो बड़ी बातें रही हैं जिन पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, इससे प्रधानमंत्री क्या संदेश देना चाह रहे हैं देश में, ये भी आप बताइए। इसके अलावा जिस तरीके से अब पसमानदा और बोहरा समुदाय के जो मुस्लिम हैं, उनसे मुलाकात करे कार्यकर्ता, नेता जाए, उनसे बात करें, ये जो पीएम मोदी ने कहा है, इसके पीछे की मंशा क्या समझे? जो अभी उत्तर प्रदेश में हाल ही में जो उपचुनाव हुए थे आजमगढ़ और रामपुर में, जिसमें जीत मिली है, मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिया है, जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई है, उससे क्या बीजेपी को एक उम्मीद जग गई है कि हाँ, अगर हम कोशिश करेंगे तो ये जो कोर वोटर किसी और पार्टी का एक वक्त पर था, वो इधर खिसक सकता है? गुड मॉर्निंग मीनाक्षी जी, गुड मॉर्निंग टू माय फेलो कॉलीग। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक चीज ये है कि प्रधानमंत्री ने क्या बोला, दूसरा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी क्या होगी मुसलमानों पर, पसमानदा मुसलमानों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट सुनेंगे तो एज ए लीडर जो एक नेतृत्व करता है, वो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हमेशा एक छोटे से सेगमेंट को लेकर नहीं चलता है, वो चाहता है संपूर्ण। पहले क्या होता है, राष्ट्र भक्त या देशभक्त कहते थे हम लोग, अब वो कहते संपूर्ण राष्ट्र, जो हमारा पूरा राष्ट्र है, इसमें जो रहने वाले चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग हैं। तो जो एक इमेज बनी हुई थी भारतीय जनता पार्टी की कि नहीं, ये सिर्फ पहले इमेज थी कि सवर्णों की पार्टी है, अब इमेज है कि हिंदुओं की पार्टी है। प्रधानमंत्री ने कहा इसको बियॉन्ड ले जाइए। देखिए, ऐसा है कि जो आज फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है, ये सोच के नहीं दे रही है कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो फैसिलिटीज सारे लोगों के लिए, सारी योजनाएं सारे लोगों के लिए है। तो वो उनका जो स्टेटमेंट था कि आप कब तक पहुंचे, सबका साथ सबका विकास, जो आज से तो नहीं बोलना है, तकरीबन 8 साल से बोलना है, तो वो सबका साथ का मतलब सब में ये नहीं होता सिर्फ हिंदू 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 और मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। सबका साथ सबका मतलब ये होता है कि सब जो भी देश के वासी हैं, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हो, किसी भी जात के हो, सबकी बात हो रही है। तो वो एक मैसेज उन्होंने अपने इंटरनल जो उनका कार्यकारिणी की बैठक चली उसमें दिया है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे जो मैं रखना चाहता हूँ। देखिए, स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आपने देखा होगा, आपको मैं वोट परसेंटेज बताता हूँ। 99 में भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 8,70 लाख वोट मिले थे, और जो 2014 है और 2019 में तकरीबन 11,50 लाख के आसपास, नहीं 22 से 23 करोड़ वोट मिले थे 19 में। तो आपने देखा कि, और दूसरी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसको तकरीबन शुरू से 1999 से लेकर के अभी तक जितने भी इलेक्शन हुए लोकसभा के, उनका जो वोटिंग पैटर्न है वो 10 करोड़ से लेकर के 11 करोड़ के बीच है। तो देखिए, सबसे दूसरी बड़ी पार्टी है, लेकिन आप वोट में देखिए, अगर सीटों का अंतर देखिए भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का बहुत है, क्योंकि 10 करोड़ का अंतर है। तो अब भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी क्या है कि जो वोटर उनके पास इंपैक्ट तो है ही है, वो अपने वोटर को जो एक वोट बैंक है, बहुत बड़ा वोट बैंक है, जिसको अपोजिशन बोलता है, उनका वोट बैंक,
वोट बैंक कोई होता नहीं है, ये तो वोटर्स होते हैं, कोई बैंक तो भी नहीं है। तो वो उस वोटर तक पहुंचने की कोशिश करे, इसको जो पिछड़ा है, जो शोषित है, अलग अलग समाज है। देखिए ऐसा होता है हिंदू में बोल दिया जाता है ये एससी है, एसटी है, पिछड़ा वर्ग है, लेकिन किसी और कम्युनिटी में ऐसा नहीं बोला जाता, जबकि वहाँ पे जो बहुत पिछड़े लोग हैं, उसमें जो पसमानदा मुसलमानों की बात हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें 85% लोग आते हैं। जो देश की टोटल इनकी मुसलमानों की पॉपुलेशन है तकरीबन 14.75%। ये इससे ये इन्होंने अपने लोगों से रिक्वेस्ट की कि इनके तक पहुंचने की कोशिश करें। अगर इसमें से देखिए आज जो एज पर स्टेटिक, मुझे भी पता नहीं है, लेकिन एज पर तो आप लोग बताते हैं स्टेटिक, तकरीबन 7 से 8% मुसलमानों को वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ता है। अगर ये वोट बैंक और बढ़ जाए और सबसे ज्यादा वोट मुसलमानों को मिलता है कांग्रेस पार्टी को, तकरीबन 40% टोटल वोटर जो मुसलमान वोटर का 40% कांग्रेस पार्टी को मिलता है। अगर उसमें भारतीय जनता पार्टी सेंध लगाने में सक्सेसफुल होती, मान लीजिए 10%, तो आप समझिए कि सीट कितनी बढ़ती है। तो कोई भी पार्टी, देखिए दो नजर से देखना चाहिए, एक होता है लीडरशिप एक्सपेक्टेशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सेकंड है स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव। तो स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से हर पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, उसको अपना वोट बैंक और अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम करने का हक है, वो काम कर रहे हैं। हाँ। तो इनको नया वोट बैंक सॉरी मैं गलत शब्द है, जो नए वोटर हैं जो अभी तक 8% से भारतीय जनता पार्टी के पास है स्टेटिक, उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पेनिट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। बोलते 10% अगर कांग्रेस या किसी से छटक करके भारतीय जनता पार्टी के पास आता है, तो सोचिए इनकी सीटों में कितना इजाफा होगा। आपको 10% वोटर बहुत होता है। तो ये एक प्लानिंग के तहत काम किया जा रहा है। देखिए एक होता है कि आपसे किसी डिबेट को कुछ भी बोल देना, एक स्ट्रेटेजी, इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग को समझना और एक मैसेजिंग को समझना, दो अलग अलग चीजें। हम राजनीतिक तो है नहीं, तो मैंने आपको दोनों चीजें परिदृश्य दिखा दिया कि ये प्लानिंग क्या है। देखिए आज भारतीय जनता पार्टी में हर डिबेट में बोलता हूँ, बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टी है, थिंक टैंक है। कांग्रेस में भी थिंक टैंक है, लेकिन स्ट्रेटेजी नहीं बना पाते हैं। ये स्ट्रेटेजी के तहत धीरे धीरे मूव हो रहे हैं। और आप समझिए कि 1.5 साल, अभी 15 महीने लोकसभा के चुनाव में, अभी इस साल हमारे 9 विधानसभा के चुनाव, अगर सेंध लगाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, सोचिए कितना बड़ा डेंट होगा अपोजिशन पार्टी के लिए, कितना बड़ा गेन होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो एज ए लीडर और एज ए विजनरी जो है, एक तो एनीवे विजनरी मैन है वो, तो अगर वो ऐसा सपना दिखाते हैं और ऐसी चीजें अपने लोगों को बताते हैं, उससे लोगों का ही फायदा, भारतीय जनता पार्टी का फायदा है। मैं कीजिए बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण और अहम बातें आपने बताई हैं संजय राणा जी। मनोज उपाध्याय जी, आपका रुख करते हैं। देखिए भुवन जोशी हो या संदीप त्रिपाठी जी हो, दोनों ने ही एक बात कही है मोटे तौर पर कि जगत प्रकाश नड्डा को, जेपी नड्डा को वापस मौका क्यों दिया गया। जहां भुवन जोशी ने कहा कि हिमाचल में चुनाव हार गई बीजेपी पार्टी, लेकिन वापस उनको मौका दिया गया, वापस उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया बीजेपी का। साथ ही संदीप त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस ने जिस तरीके से अपने चुनाव कराए, बीजेपी क्यों नहीं करवा रही है। जवाब दीजिए। देखिए साक्षी जी, जब आपने कहा कि किस प्रकार से जेपी नड्डा जी को हमने फिर से उनको, तो हम कह रहे हैं जब रेत के घोड़े होते ना, लोकतंत्र है ये, हमारा देश लोकतंत्र से चलता है, ना कि किसी और से। जनता फैसला लेती है कि जो है हम कहाँ जीतेंगे, कहाँ हारेंगे, क्या करेंगे। हम ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि ईवीएम खराब है। जब हम विपक्ष में रहे तब भी हमने ये नहीं कहा था कि ईवीएम खराब है या कांग्रेस पार्टी ने गलत काम किया है। अरे सुन लीजिए पहले, अरे सुन लीजिए, हाँ ईवीएम खराब है मैंने कभी नहीं कहा। आज लोगों के लिए, अगर हमारे जो है जेपी नड्डा जी के लिए, मैं ये थोड़ी ना राहुल गांधी की तरह करूंगा कि फील्ड पे आके भग जाऊंगा। आप ध्यान दीजिएगा, इससे पहले जब पहली बात ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, एक बार बात पूरी हो जाए, लीजिए, बोलने से कुछ नहीं होगा। आप भी सुनिए, हमने सुना है जब मुख्यमंत्री जी हमारे कुर्सी पे आए थे पहली बार, जनता ने अपना बहुमत, मैं आ रही हूँ संजय जी आपके पास, तब जो है उन्होंने यही कहा था अधिकारियों से कि हम काम ही से करवाएंगे। ये गलत नहीं है, इनका संरक्षण गलत था, उन्होंने ये कहा था। और वही अधिकारी आप देखिए उत्तर प्रदेश में बेहतर लाइन ऑर्डर लाने के लिए, क्योंकि आज संचालन गलत था उस समय, और आज का संचालन बेहतर है। अधिकारी आज खुल के काम कर रहा है, आज सेना खुल के काम कर रही है, और यही कांग्रेस पार्टी ने सेना को रोक के बैठाया था। तो आज हम ये नहीं कह रहे कि लोकतंत्र में जनता ने फैसला दिया तो जेपी नड्डा के हम सेनापति होने पर
हम जरा सा भी तक कर दें। उन्हीं के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हो या देश के कई उसमें हो, एक संगठन बेहतर चलने का काम किया। हम संगठन के बारे में किसी और पार्टी, कोई भी पार्टी हो, उसकी राय की हमको जरूरत नहीं है कि अगर एक बार हार गए तो राहुल गांधी भाग गए, इटली में जाके आराम करने लगे, सोनिया गांधी को दे दिया। कि आज भी आप बताइए ना, भारत जोड़ो यात्रा में कितने दिन का राष्ट्रीय अध्यक्ष चलने का काम किए, कितने दिन उन्होंने न्यूज में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारिणी की बैठक रही, जो आप देखिए कितने लोग मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमने क्या सम्मान प्रधानमंत्री जी ने दिया था। और इनके एक राष्ट्र उपाध्यक्ष थे उस समय जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और उनके कैबिनेट की चिट्ठी फाड़ने का काम भरे समाज में राहुल गांधी करते थे। तब इनको ये हमको नसीहत आप दे रहे हैं। और एक बार अपने तरफ देख लीजिए ना, ये देखिए चाहे समाजवादी पार्टी देख ले किस प्रकार से। अभी आप देखिए, रात में हम न्यूज देख रहे थे कि जो है किस प्रकार से वो शफीकुर रहमान ने कहा, जब वो ट्रेन में जिस लड़की के साथ क्या हुआ था, जब आप उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, कि मुसलमानों को उकसाने का काम किया कि आप उठो, हम कमजोर नहीं हैं। तो अखिलेश यादव का क्या बयान आया, जब उन्होंने इसके पहले शफीकुर रहमान ने हमारी बहनों के लिए बोला था, तब अखिलेश यादव ने कहा पत्रकार। तो आज ये नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संगठित कार्यकर्ता है, वो हमेशा ध्यान देगा कि हमारा नेता हमको क्या दिया है जो जनता के लिए फायदेमंद होगा। और इस नाते हम जनता के लिए चलने का काम करते हैं। और हर कार्यकर्ता, और भारतीय जनता पार्टी का यही मूल मंत्र है कि उसका कार्यकर्ता ठंडी गर्मी बरसात चलने का काम करता है। चुनाव आ गया तो हम खाली हाफ टी शर्ट पहन के नहीं दिखाने का काम किए हैं, हम चलेंगे और उनके लिए लड़ेंगे। हर जगह जाने, चाहे विपक्ष में हम बैठे चाहे सरकार में बैठे, आज सरकार में है तब भी इनसे ज्यादा चलने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है। और जेपी नड्डा जी कुशल नेतृत्व, कुशल संगठन करता जो है, आज भी किसी पर दल में नहीं है। और हम इसके लिए नहीं उनको हटा सकते, चुनाव हम हार गए, उसमें भी हमारा ठीक है मनोज जी, ठीक है, आपकी बात का मैं जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले संजय राणा जी अपनी बात रखिए आप। बस मैं 30 सेकंड लूंगा साक्षी। देखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैसेजिंग में देना चाहता हूँ। देखिए, मैं पॉलिटिकल तो हूँ नहीं, तो मैं पॉलिटिकल ज्ञान नहीं दूंगा, लेकिन मैं जेपी नड्डा साहब के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारे भुवन भाई ने बोला कि उनके नेतृत्व में चुनाव हिमाचल हार गए, बिल्कुल हार गए। लेकिन आपको पता होना चाहिए 11 स्टेट में जब वो अध्यक्ष बने थे, 11 स्टेट में उपचुनाव हुए थे, उसमें सारी चीजें जीते थी, 8 निकाय चुनाव जीते थे और बिहार का चुनाव जीते थे। ये हो गया। अब मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जेपी नड्डा साहब को एक्सटेंशन किया हुआ। देखिए, ऐसा होता है कि चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है, rather than giving a speech। तो स्पीच देने के लिए तो हम यहाँ बैठे नहीं है, समझने की बैठे हुए हैं। तो जब हम जेपी नड्डा साहब को एक्सटेंशन जून 2024 तक का मिला, उसका कारण साक्षी बहुत क्लियर है कि अगर कोई भी संगठनात्मक चेंजेस किए जाते हैं तो उसमें चेंजेस ऊपर से लेकर नीचे तक होता है, आसमान से लेकर धरातल तक होता है। और अभी 9 स्टेट के चुनाव है, अगर अध्यक्ष चुनते हैं तो पूरी कार्यकारिणी बदलनी पड़ेगी। कार्यकारिणी नए तरीके से अगर सेट होती है तो उसमें क्या होता है कि नई कार्यकारिणी को कार्य करने में समय लग जाता है। इसका कहीं ना कहीं नुकसान इलेक्शन में हो सकता है, इसलिए आपने देखा होगा इसको एक्सटेंशन दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है जो मतलब कि बहुत बड़ा कोई ऐसा है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ये सोची समझी रणनीति होता है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। मे भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई साहब बता नहीं पाए कि क्या रणनीति अमित शाह जी की है। लेकिन पहले भी नड्डा साहब अमित शाह जी के असिस्टेंट हुआ करते जब 2019 का चुनाव चल रहा था। तो उनके पास जो एक तरह से संगठनात्मक चेहरा है, जो विश्वास है अमित शाह जी का उनसे, और इन्हीं अमित शाह जी चलाते हैं पूरी पार्टी के स्ट्रेटेजिक तौर पर बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक तौर पे, तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जेपी नड्डा साहब का यहाँ रहना रहा। चुनाव क्यों नहीं होता भारतीय जनता पार्टी में? नहीं होता है। देखिए भैया, इलेक्ट्रॉन इंटरनल पार्टी का, चाहे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों इंटरनल मैटर है। लेकिन एक्सटेंशन क्यों मिला ये समझना बहुत जरूरी है, और एक्सटेंशन से फायदे भारतीय जनता पार्टी को क्या है ये भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक, बाकी ये मेरा समीकरण था। ठीक, संदीप जी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने 2-3 चीजें कही। एक बात आप समझिए कि भेड़ें ही गधे के पीछे चलती हैं। पहली बात आप ये समझिए कि भेड़ जो होती है वो गधे के पीछे चलने के लिए तैयार होती है। लोकतंत्र का अर्थ कतई नहीं होता है कि पार्टी के किसी नेता ने अगर आपको जो कुछ बोल दिया आप उस पर चलिए, बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि लोगों के हित में अगर आपको लगता है कि ये बात आज के लोगों के हित में नहीं है तो आप अपने पार्टी के अंदर भी बात उठा सकते हैं। भेड़ मत बनिए, आपसे आग्रह है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि योगी की जब आए तो उन्होंने कहा, योगी जी आए कहा भाई, वो कहा चुनाव लड़े थे पहले वाले चुनाव में, चुनाव नहीं लड़े थे।
वो इसी तरह चयनित आदमी थे, एमएलसी बन के वहाँ बैठ गए थे पीछे वाले दरवाजे से, तो पीछे वाले 100 दरवाजे से 100 दरवाजे से एंट्री की थी। उत्तर प्रदेश में पहले चुनाव में मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के दावेदार थे, वो चेहरा थे। उन्होंने आपने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ पहले चुनाव में चालू किया और वो केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ किया और जो है भाजपा के और कई नेताओं के साथ आपने, जिनको आपने जो है ढांढस बनाया था, उनके साथ चल किया। दूसरी बात अभी आपने कहा राहुल जी, सोनिया जी, शर्म करिए, सोनिया जी की इतनी उम्र हो गई है, आपकी माता की उम्र की है और आप किस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं। कुछ तो भारतीय संस्कृति क्या कहते हैं, क्या बड़े भजवाहट है, शर्म वम आती है कुछ, कभी चेहरा देख लिया करिए शीशे में। जिस तरीके से आप लोग बोलते हैं सोनिया जी के बारे में, कभी आईने में शीशा देखा करिए और शर्म लग जाए कि एक महिला के जाते वो आपकी माता की उम्र की है, इसमें आते हैं जिस तरह की टिप्पणियां करते हैं, क्या आपको अच्छा लगता है क्या? ये भारतीय संस्कृति का प्रतीक है क्या? अब आप देखते हैं राहुल जी के हाथ टी शर्ट से, भाई वो हाथ टी शर्ट में चल रहे हैं, वो आज लोगों के पास कपड़े नहीं है। आपने कफन तक पर जीएसटी लगा दिया है, कफन तक पर जीएसटी, आज लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। कितने गरीब बेचारे जो गोरे और कपड़े हैं, उनकी और सुनने वाले राहुल जी की बड़ी फिक्र लगी है आपको। अरे भाई उनका सुन लीजिए, गोरे और के सो रहे हैं, जो गोरे का कपड़ा पहन के जी रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी तो आप सुनने वाली रहे हैं और राहुल जी की बड़ी फिक्र पड़ रही है। अब वो कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा का मकसद और बार बार कहा था, अरे आपके पेट में दर्द हो रहा है, आप तो दंगा करते हैं, अब तो बाहर जोड़ने की बात करते हैं। आप जो विपक्ष में होते हैं तब दंगे करवाते हैं, हम जो विपक्ष में है तो बाहर जोड़ने की बात कर रहे हैं। हम जो व्यवस्था आपने फैला दिए, संप्रदायिकता फैला दिए, हम उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं और उसी का असर है क्या आज के बड़े बड़े नेता पसमानदा को हो रहे हैं, ठीक है, दूसरे में जा रहे हैं। ये हमारी भारत जोड़ो यात्रा का असर है। आपको हर मुद्दे पर जवाब मिलेगा और आपको ठीक है संदीप त्रिपाठी जी। संदीप त्रिपाठी जी की बात का एक छोटा सा उत्तर पहले, सबसे पहले संजय राणा जी। देखिए हमारे मित्र जो त्रिपाठी जी कांग्रेस के शायद प्रवक्ता है, मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ, और बहुत सारी मुद्दे उठाए। देखिए ये बात से इनसे सहमत हूँ कि किसी भी के ऊपर भी पर्सनल आक्षेप नहीं लगाना चाहिए, कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का, थोड़ा सा दूरियां बनाए रहना चाहिए किसी भी पार्टी के प्रवक्ता हो, किसी भी नेता को, नंबर 1। लेकिन जैसे बात कर रहे थे जीएसटी की और अदर चीजों की, देखिए जीएसटी जो वर्ल्ड डेवलप्ड नेशन में एक देश और एक टैक्स होता है और इससे फायदे हैं, तो जबरदस्ती की कुछ बातें ना करके अगर सकारात्मक बातें की जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। जहाँ तक भारत जोड़ो आंदोलन की बात हो रही है, देखिए भारत जोड़ो आंदोलन नो डाउट आप सोच रहे हो कि भारत को जोड़ रहे हैं, लेकिन बताइए उससे आपको कहाँ फायदा हो रहा है? जिस स्टेट से आप चुनाव जीत पाए, आप जहाँ जहाँ पे भी ठीक है मनोज जी, चल रहा था, गुजरात में इलेक्शन हो रहे थे तब भी चल रहा था, भारत जोड़ो आंदोलन तब भी चल रहा था। फिर सुन लीजिए, मैं आपकी तरह ना हल्ला गुल्ला नहीं करता। ठीक है मनोज जी, मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है ठीक है, आप संजय जी अपनी बात पूरी करिए। बात करता हूँ जो आपको समझ नहीं आएगा, थोड़ा शांत हो जाइए। अब देखिए भारत जोड़ो आंदोलन तब भी चल रहा था जब आप निकाय के चुनाव हो रहे थे, और हिमाचल का चुनाव कैसे जीता गया उसमें मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे बड़ा स्टेट है किसी भी राजनीतिक पार्टी की, समाजवादी हो या कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। लेकिन आपने देखा कितना समय उत्तर प्रदेश और बिहार में लिया गया। आप उत्तर प्रदेश का संगठन उठा के देख लीजिए कांग्रेस का, कहीं का भी देख लीजिए, आपने नॉर्थ को इग्नोर कर दिया और साउथ को आपने बोला कि साउथ में करेंगे। लेकिन आपको लगता है टोटल साउथ की सीटें 140 है टोटल, कर्नाटक और कर्नाटक का सबकी मिला के। और आपको बताइए कि आपको कितनी सीटें मिलेगी लड़ने के लिए? आपके पास आज लड़ने के लिए 60 सीट नहीं तो जीतने की प्रोबेबिलिटी कैसे होगी? तो आपके साथ ये समस्या हो गई है। ठीक है, अपोजिशन पार्टी है, चाहे समाजवादी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे पवार साहब की पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, आपने इन्विटेशन भेजा लेकिन कोई भी नेता नहीं आए, क्योंकि ये जितनी भी पार्टियां हैं वो पार्टी कहीं ना कहीं आपको हरा के, आपकी आइडियोलॉजी को हरा करके सत्ता पे आई है और आज राज कर रही है, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। आज आपसे बड़ी पार्टियां हैं बिकॉज आपकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट जाएगी। अगर आपके साथ ये जोड़ती है इलेक्शन के पहले तो कहीं ना कहीं ये मैसेजिंग गवर्नमेंट को देते, लोगों को देते हैं कि वो आपकी आधीन आ गए, आपकी अधिपत्य यानी राहुल गांधी का अधिपत्य स्वीकार कर लिया। हमें नहीं लगता अखिलेश साहब, हमें नहीं लगता मायावती जी, हमें नहीं लगता कि ममता बनर्जी कभी भी राहुल गांधी को स्वीकार करेंगे। तो बहुत सी चीजों को समझने की जरूरत है। आंकड़ों को समझिए, आंकड़े अगर नहीं समझेंगे सिर्फ बैठ के चिट्ठी में चिल्लाएं
तो आप चिल्ला सकते हैं, आपका राइट है चिल्लाने का। लेकिन आगे में समझिए, हमारे भुवन भाई बैठे हैं, क्या अखिलेश यादव जी इनको, राहुल यादव जी को बोलेंगे नेता? नहीं बोलेंगे। वो उनसे बड़ा नेता है। जब वो एक नेता बराबर का उम्मीदवार हो, वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, अखिलेश जी भी बनना चाहते हैं, ममता बनर्जी भी और बनना देखिए चाहते हैं। इस बार तो खुद राहुल गांधी को अखिलेश यादव सांसद का चुनाव भी लड़ेंगे संजय राणा जी। लेकिन सवाल है भुवन जोशी जी, इसी को लेकर मेरा आपसे, समाजवादी पार्टी को MY फैक्टर के तौर पर भी जाना जाता रहा है, लेकिन देखिए अभी हाल ही में जो उपचुनाव हुए थे रामपुर में और आजमगढ़ में, भले ही आप ये कहें कि ये छल हुआ है, हमारे जो तमाम वोटर्स थे उनको वोट करने नहीं दिया गया, लेकिन आजमगढ़, रामपुर और मैनपुरी जहां जहां उपचुनाव हुआ वहां पर सेम ही प्रशासन था, तमाम ही वही अधिकारी थे जो काम कर रहे थे। जीत अगर आपको वहां पर नहीं मिली है तो उसके कुछ कारण होंगे। क्या ये खतरे की घंटी है समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, रामपुर के उपचुनाव की तो बहुत जिम्मेदारी से मैं कहना चाहता हूँ आपसे, आप आजाद भारत का इतिहास उठा के देख लिए, सबसे वोट परसेंटेज कम वहां पर हुआ। पूरे असम विशेष के लोगों को वहां वोट डालने नहीं दिया गया। जो अधिकारियों की जिम्मेदारी थी वो उनको घर से निकाले और वोट करवाए, वो उनको घर से नहीं निकलने दे रहे। ऐसा माहौल वहां रामपुर में था। निश्चित तौर पर मुझे उस पर नहीं जाना, मुझे आगे की अपनी पार्टी की जो रणनीति है और नीति है उसके बारे में आपको बताने की वो कोशिश करूंगा। मैं बताना चाहता हूँ निश्चित तौर पे जो योगी सरकार का लगातार जो किसानों का अभी तक गन्ना मूल्य निर्धारण नहीं करा, हम उसको लेकर जाएंगे। किसानों का अभी तक इन्होंने जो पुराना पेमेंट है वो नहीं करा, और किसानों पे ये कहा था अगर आपका पेमेंट लेट होगा तो हम ब्याज देंगे, उस पर ब्याज नहीं मिला। निश्चित तौर पे किसानों की हत्या करने वाले लोग हैं, किसानों पे फर्जी मुकदमे लगाने वाले लोग हैं, और जो किसान मर गए आंदोलन में उनके आज तक इन्होंने कोई मुआवजा नहीं दिया। निश्चित तौर पर हम किसानों की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, युवा और विद्यार्थियों को लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि योगी सरकार में हम देख पा रहे हैं लगातार परीक्षा लीक हो रही है, लगातार परीक्षा माफिया वहां पर हावी है। निश्चित तौर पर इस मुद्दे के साथ हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है कि कानपुर की घटना हो चाहे लल्लू मॉल की घटना हो, और लगातार दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं घटती है जिससे पता चलता है कि लॉ एंड ऑर्डर में भी योगी सरकार फेल हो चुकी है। इसके साथ ये धर्म विशेष, जाति विशेष के लोगों को टारगेट करके जो बुलडोजर चल रहा है, और खासतौर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर जो बुलडोजर चलाने का काम। ठीक है, वक्त की कमी है, माफी के साथ मैं आपको रोक रही हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए आज इस मुद्दे पर। तो आगामी चुनावों को लेकर विधानसभा के हो या लोकसभा के चुनाव हो, सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि किसकी तैयारी किस तरीके से उनको मिलती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल वक्त यहाँ ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी है।